अपनी थाली का निवाला कभी किसी भूखे को खिलाकर तो देखिए। यूं इंसानियत का छोटा सा फर्ज कभी निभा कर तो देखिए। अगर आपने मेरी इस बात पर अमल कर लिया तो दुनिया के उन करोड़ों लोगों में से कुछ का पेट जरूर भर जाएगा जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक भी नसीब नहीं हो पाती। कितनी अच्छी बात आपने कही है हुसैन। अपनी थाली में से किसी को खाना खिलाना तो छोड़िए, लोग जितना खाना हर रोज फेंक देते हैं, अगर उसका आधा भी वेस्ट होने से हम बचा लें तो करीब 15 करोड़ लोगों को भूखे नहीं सोना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर खाने की ये बर्बादी नहीं रुकी तो अगले 5 से 6 साल में 60 करोड़ लोग भुखमरी की चपेट में होंगे। फूड वेस्टेज का ये हाल तब है जबकि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं ज्योत्सना। और मैं तो तब से भुखमरी और कुपोषण के शिकार उन लोगों के सेहत के बारे में सोच रहा हूं कि खाने की कमी से जो न्यूट्रिशंस उन्हें नहीं मिल पाते, उससे हुई डिफिशियंसीज की वजह से जो साइड इफेक्ट्स होता है उसका ख्याल सोचकर मैं परेशान हो जाता हूं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाना फेंक रहे हैं। हुसैन, जिनको खाने पीने के लिए किसी तरीके का कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, न जाने कौन सी सेहत की थाली वो खुद अपने लिए सजा रहे हैं। वो जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाकर शरीर में विटामिन डी, B12, विटामिन सी, के, इन तमाम विटामिन की कमी कर रहे हैं। और इसीलिए तो देश के 66% अनिमिक में खून की कमी की बड़ी वजह कोई बीमारी नहीं बल्कि खाने में आयरन की कमी है। 80% लोग विटामिन डी और 74% लोग विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी परेशान है श्रुतिका। जबकि शरीर में सिर्फ विटामिन डी की कमी किसी भी जानलेवा बीमारी में मौत का खतरा 25% तक बढ़ा सकती है ज्योत्सना। जोड़ों में दर्द, कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है इससे। और इसी तरह विटामिन B12 की कमी से बॉडी में जरूरी रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते, जिससे टिश्यूज और ऑर्गन्स को कम ऑक्सीजन मिलती है और नतीजा वेट लॉस, चिड़चिड़ापन, थकान और इर्रेगुलर हार्ट बीट जैसी दिक्कतें पेश आने लगती हैं। वहीं विटामिन सी की कमी से इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। और इसी तरह अगर कैल्शियम की कमी हो गई शरीर में तो फिर हड्डियों का खोखला होना शुरू हो जाता है और विटामिन ए की कमी से नजर कमजोर हो जाती है। लेकिन लोग कहाँ समझते हैं। उनको तो हर वो चीज पसंद होती है जो जीभ को अच्छी लगती है, भले ही वो उनकी सेहत के लिए खराब ही क्यों ना हो। ऐसे में ज्योत्सना, मीनाक्षी और श्रुतिका, आज तो सबसे पहले मैं स्वामी जी से एक डांट लगवाऊंगा उन तमाम लोगों को जो खाना बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अलग अलग तरह की जो डेफिशिएंसी है वो कैसे दूर होगी और उससे पैदा होने वाली बीमारियों से कैसे बचना है, कौन कौन से अभ्यास करने, कौन कौन से आयुर्वेदिक उपाय करना है, ये सब हम जानेंगे स्वामी जी से। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। जो खा रहा है वो भी डेफिशिएंसी का शिकार है, जो नहीं खा रहा वो तो बेचारा। देखो ये हो क्या रहा स्वामी जी आपके बराबर बिना खाने वाले एक साधन संपन्न दुखी दरिद्र और एक साधनहीन दुखी दरिद्र हैं। आज सबकी ये भोजन की दरिद्रता दूर करेंगे, उसको फूड डेफिशिएंसी बोलते हैं। अब इन बच्चों में तो कोई डेफिशिएंसी नहीं है। क्या जबरदस्त कमाल हो रहा है नीचे से ऊपर तक। ऐसे मजबूत क्या कहें, पेयर योगा है या और ऐसे ही ग्रुप योगा। ग्रुप योगा, ये अद्भुत योगा है। अद्भुत योगा। ये इधर तो कमाल हो रहा है। इधर एक एक को उठा उठा के ऐसे पटकते हैं और ये सब बेटियां बड़ी मजबूत है। हाँ, वो जैसे हरियाणा में वो ऐसे लोक भाषा में बोलते हैं ना, भारी छोरिया छोरे तक कमी को नहीं, वो घनी मजबूत है। तो छोरे भी मजबूत हैं और मैं नंबर कऊ को दऊं ना। और इधर तो इन्होंने कमाल कर रखा है। ये तो योग वाला ऐसा जो करेंगे उनमें कहाँ कोई डेफिशिएंसी रहेगी। देखो क्या जबरदस्त है। मेरे बाईं तरफ मैं देख रहा हूँ, ऊपर हमारे विश्वविद्यालय के बालक जुटे हुए हैं और इन बेटियों ने तो ऐसे तोड़ मरोड़ दिया। मैं तो इसीलिए आया था, मैंने कहा कहीं कोई फंस तो नहीं गई इधर उधर, कहीं अटक गई हो तो उनको निकाल देंगे। और ये छोटे छोटे बाबू भी जुटे पड़े। ओहो हो, ऐसे जो योग करेंगे उनकी जिंदगी में ना कोई अतिपोषण होगा ना कुपोषण होगा। मैंने 2 शब्द प्रयोग किए थे, साधन संपन्न दुखी दरिद्र, साधनहीन दुखी दरिद्र। खाना मिल रहा है लेकिन अपनी थाली में इतना ज्यादा डाल लेते हैं, वेस्ट करते हैं। यह अन्न का अपमान है।
मैं पतंजलि गुरुकुलम के सामने हूँ और हमारी गुरुकुलीय परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में, उपनिषदों में हमें सिखाया गया अन्नम न निंद्यात अन्नम न परिचक्षित अन्नम बहु कुर्यात एतद् व्रतम। हम अन्नपते अन्नस्य नोदेश्य नव्यस्य सुष्मिणः से अपना भोजन ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि से शुरू करते हैं और अन्न को अन्नम ब्रह्मेति वेजानात कह करके शुरुआत करते हैं। तो ये बेटियां, इनका तो योग देखते ही बन रहा है। और अभी स्वामी जी, खाना जो लोग बर्बाद करते हैं उन्हें देख के बस यही याद आ रहा है बचपन का वो वक्त जब खाने की थाली में अगर कुछ भी छूट गया तो कैसी डांट पड़ती थी और उसके बाद एक वक्त खाना नहीं मिलने की सज़ा भी मिलती थी कि खाना उतना ही लो जितना खा सकते हो और थोड़ा पेट से खाना कम ही खाओ, जितनी भूख लगी उससे थोड़ा कम ही खाओ। ये भी हमेशा सुनने को मिला। बहरहाल स्वामी जी, आज का दिन बड़ा ज़रूरी है। आज के दिन के बारे में लोगों को बताना। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। दुनिया में हम देख रहे हैं स्वामी जी, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन साथ ही करोड़ों लोगों में भुखमरी भी बढ़ रही है, कुपोषण बढ़ रहा है, क्योंकि लोग हर साल करीब 1 अरब टन खाना बर्बाद कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। ये तमाम लोग गुनहगार हैं, उन लोगों के जिनको खाना नहीं मिल रहा है। स्वामी जी, आज शो की शुरुआत में वार्म अप सेशन के साथ लोगों को जरा सा डांट लगाइए, अच्छी वाली डांट लगाइएगा और एक अपील भी कर दीजिएगा कि खाना खराब ना करें, क्योंकि अगर खाने की बर्बादी 50% भी कम हो जाए तो 15 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी आसानी से मिल जाएगी। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। देखो, हंगर एंड मेल्टिशन से जितने भी लोग मर रहे हैं उनके मृत्यु के अपराधी, उसके पाप के भागीदार वो लोग हैं जो खाना वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आप मौत के गुनहगार न कहलाएं। आप लोगों के हंगर और मेल्टिशन के, भूख और कुपोषण के आप कारण न बने, इसके लिए आज व्रत लें कि हम एक दाना भी, हम देखो जैसे आपने बताया कि जब जूठा छोड़ देते थे तो एक समय भोजन नहीं मिलता था, डांट फटकार और कई बार पूरा डंडा परेड अलग से होती थी। हम भी गुरुकुलीय परंपरा में रचे बसे और खाना खाने के बाद थोड़ा जल डाल करके थाली धो करके पीते थे। अर्थात अभी भी हम खाना उच्छिष्ट नहीं छोड़ते। ऐसी ही हमें परंपरा विकसित करनी है कि हमको झूठा नहीं छोड़ना, और जो खाना झूठा छोड़ते हैं वो एक तरह के अपराधी हैं। वो जो खाना झूठा छोड़ते हैं वो अन्न ब्रह्म का अपमान करते हैं और अपने लिए, क्योंकि जीवन की परंपरा तो अनादि है और अनंत है, शाश्वत है, तो आगे उनको भी भूखों मरना पड़ेगा, उनको भी कुपोषण का शिकार होना पड़ेगा। कुपोषण से, अब देखो, भूख और कुपोषण से, भूख से तो आदमी मर ही जाता है, खैर कुपोषण से भी विटामिन डी लंबे समय तक कम रहे तो कैंसर हो जाता है, हड्डियों की कमजोरी हो जाती है। विटामिन डी लंबे समय तक कमज़ोर पड़े तो खाली कैंसर और हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर होने लगते हैं। इसके लिए सबको आज एक तो सूरज की धूप में 1 घंटा बैठना है, थोड़ा अंकुरित खाना है और निसर्ग के साथ, प्रकृति के साथ, प्रकृति के अंग संग रहना है। जो स्वामी जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपकी डांट कुछ असर करेगी, क्योंकि जो लोग खाना बर्बाद करते हैं उन्हें खबर ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं, बल्कि इसके बाद वो और बल्कि बेहूदगी ये कर रहे होते हैं कि हमने पैसा खर्च किया और हम छोड़ लें, आपसे क्या मतलब है भाई। लेकिन आज आपने जो अपील की है और आपने जो डांट लगाई, शायद उसका कुछ असर हो और कुछ फीसद लोग अगर इससे बाज आ जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन स्वामी जी देखिए, जिनके पास खाना नहीं है, खाने की कमी है, उनके अंदर न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जिनके पास अपार संसाधन है, खाने पीने की कोई कहीं दिक्कत नहीं, कहीं कोई कमी नहीं है, ऑप्शंस का भरमार लगा हुआ है, वो भी हेल्दी खाना छोड़ करके तमाम सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें, उल्टी सीधी नहीं कहूँगा, उल्टी पुल्टी चीज़ें खा रहे हैं। जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस तमाम जो खाना है, मिनरल विटामिन जो पैक्ड आ रहे हैं वो खा रहे हैं। तो स्वामी जी, फिर इस फ़र्क को कैसे मिटाया जाए, और विटामिन की जो कमी है वो कौन कौन सी परेशानी बढ़ाती है, ज़रा लोगों को ये भी बता दीजिए। तो सबसे पहले विटामिन सी की कमी से जो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है स्वामी जी,
पावर योगा के जरिए पहले तो इम्यूनिटी भी बढ़े और विटामिन सी की कमी कैसे किन चीजों से दूर होगी? विटामिन सी की कमी से इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और अब ये मॉडर्न मेडिकल साइंस को नहीं पता है, महर्षि चरक को पता था। विटामिन सी की कमज़ोरी से अब थोड़े थोड़े इस पर शोध होने लगे हैं। आँखों की दिक्कत आती है, नज़रें कमज़ोर पड़ जाती है, इम्यूनिटी तो कमज़ोर पड़ती है, नज़र भी कमज़ोर पड़ती है। विटामिन सी की कमी से पाचन तंत्र कमज़ोर पड़ता है, तो हमारे नेत्र, हमारा पाचन तंत्र, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर पड़ता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, नींबू। आंवला एलोवेरा तो हमने पूरे देश को उपलब्ध करवा ही दिया। अभी हमने जिनको, अच्छा ये जो सिंथेटिक विटामिन सी लेते हैं ना, उससे फिर जोड़ों का दर्द भी बढ़ता है और वो शरीर में डाइजेस्ट भी पूरा नहीं होता। तो एक तो ये पावर योगा का सेशन हमारा चल रहा है, जो इतना कठिन योग न कर पाए वो सहज योग कर ले। भाई हमारी बेटियों ने तो कुछ ज़्यादा ही एडवांस योग कर दिया है। अब ये जो एडवांस योग नहीं कर पाए वो कम से कम ये दंड बैठक जरूर लगाए रोज, ऐसे ये कर लें। तो विटामिन सी के लिए आंवला खाएं, नींबू का प्रयोग करें, खट्टे फल खाएं। सीबकथोर्न से भी हमने तैयार कर दिया। जिनको आर्थराइटिस है ना, विटामिन सी लेते हैं ना, तो उनका जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। तो विटामिन सी के सबसे सस्ता स्रोत है आंवला, नींबू और जितने भी खट्टे फल हैं, ये सब जो है विटामिन सी की कमी को दूर कर देंगे। और आज के बाद किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं रहेगी, आंखें कमज़ोर नहीं रहेंगी, पाचन तंत्र कमज़ोर नहीं रहेगा मेरे भाई हुसैन जी। और रोज़ाना जो हमारे साथ योगाभ्यास करता रहेगा उसके अंदर उसकी इम्यूनिटी तो मजबूत होगी, उसकी आदतें भी अच्छी होगी और वो खाना भी बर्बाद नहीं करेगा और जो उल्टा पुल्टा खा रहा है उससे भी बचेगा। स्वामी जी, साइंस जर्नल है लैंसेट, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की आधी से ज़्यादा आबादी खून की कमी से जूझ रही है। करीब 66% लोग जो हैं उनकी थाली में आयरन नहीं है, आयरन गायब है उनकी थाली से, बल्कि कमी कह लीजिए आप। एनीमिया होने पर कौन कौन सी बीमारी का खतरा स्वामी जी हो जाता है? और एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी कहें जी, एनीमिया खत्म करने के उपाय भी बताइए। ये खून की कमी से एप्लास्टिक एनीमिया, ये एप्लास्टिक एनीमिया है ना मेरे भाई हुसैन जी, ये तो ब्लड कैंसर जैसा है। और विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ये सारे ब्लड के प्लाज्मा में रहते हैं। एक ब्लड का कंपोनेंट है RBC, दूसरा है WBC, तीसरा प्लेटलेट। और ब्लड के जो प्लाज्मा जो लिक्विड है ना, उसी के अंदर सारे विटामिन रहते हैं। तो खून की कमी होने से सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। एक तो आयरन की कमी खून में और फिर सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो इसके लिए क्या करें? हमारे प्राचीन काल में तो लोह भस्म दिया करते थे, बहुत सलीके से बनी हुई, तरीके से, विधि विधान से, साइंटिफिक मेथड से बनी हुई हो तो लोह भस्म, और इससे पेट भी खराब नहीं होता। नहीं तो आयरन के कैप्सूल ठोकते, ये तो सिंथेटिक दवाओं में, एलोपैथी में तो या सीधे आयरन के इंजेक्शन लगाते हैं या जो है फिर खून ही चढ़वाते हैं, सीधा दूसरों का खून पीते हैं। तो भाई अब हमारी तरफ से 17.5 हीमोग्लोबिन रखो और साल में 1-2 बार दान भी दे दो। तो उसके लिए एक तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन करना पड़ेगा। और खून की कमी के लिए, आयरन की कमी के लिए अनार, गाजर, चुकंदर 100 ग्राम ले लें ऐसे, अनार, गाजर, चुकंदर। यदि उपलब्ध हो जाए तो थोड़ा व्हीट ग्रास भी ले लें, व्हीट ग्रास बहुत अच्छा होता है। थोड़ा एलोवेरा भी ले लें, व्हीट ग्रास, एलोवेरा बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ये जूस पी लें, इसी का एनिमा भी दे देते हैं, इसी को खिला भी देते हैं, अनार, गाजर, चुकंदर। और जितनी भी हरी साग सब्जियां हैं ये सब आयरन को बढ़ाने वाली है। गुड़ गर्मियों में भिगो करके सर्दियों में ऐसे ही खा लें, चाहे खजूर का गुड़ हो, चाहे वो ये गन्ने का गुड़ हो। गुड़ शक्कर बहुत अच्छे होते हैं। खजूर, मुनक्का, अंजीर, देखो ये यहाँ पर रखे हैं ड्राई फ्रूट्स, खजूर इसमें प्रोमिनेंट उस पर हमने रखा हुआ है। खजूर बहुत ज़बरदस्त होता है। अब बाकी जब विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन पाउडर्स की
स्किन के लिए देखो, कोलेजन की भी गड़बड़ी होने से स्किन भी गड़बड़ होती है। तो खून की कमी के लिए हमने आयरन कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम की कमी के लिए बोन हेल्थ, और अनाजों में बाजरा, रागी, जवार जितने मोटे अनाज हैं ना, इनसे आयरन पूरा मिल जाता है। तो अभी तो बरसात है, जितनी शाक सब्जियां हैं उनका सेवन करो, रागी, बाजरा, जवार, इन सब मोटे अनाजों का सेवन करो, तो कभी आयरन की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। और प्राणायाम पूरा करो। स्वामी जी, आपकी बात के बाद तो मैं कपालभाति, अनुलोम विलोम, लोहे की कढ़ाई भी ले आया था। 1-2 सप्ताह में लोगों का 7 से 14 हीमोग्लोबिन किया है। और अब और लोहे की कढ़ाई, एक साहब लेकिन वो उठा के लेके चले गए, क्या तुमने बहुत लोहा बढ़ा लिया है, अब मुझे दे दो। और उसके बाद से मैं नहीं ला पाया हूँ। लेकिन स्वामी जी, थोड़ी सफाई करना उसकी बड़ी मुश्किल होती है। उसके लिए पतंजलि सुपर डिशवॉश बार का प्रयोग करें, जो राख, नीम और नींबू से बना हुआ है। हाथों की दवाई और बर्तनों की सफाई बढ़िया हो जाएगी। ठीक है स्वामी जी। एक रिपोर्ट स्वामी जी और है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक एनीमिया के मामले में महिलाओं की तादाद पुरुषों से ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिए भेदभाव है, महिलाओं में एनीमिया की शिकायत ज्यादा है, खास तौर से प्रेगनेंसी के दौरान उनके खून की कमी का जो खतरा वो ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में महिलाओं को, देश की आधी आबादी को अपना क्या खास ख्याल रखने की जरूरत है, उनको अपने डेली रूटीन में क्या क्या बदलाव करना चाहिए? दुनिया की आधी आबादी, करीब पूरी दुनिया में 450 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि पेट में पल रहे बच्चे को भी खून से ही पोषण मिलता है, तो उसको डबल जो है उसका खर्चा हो जाता है। और वैसे भी लेडीज़ को तो हर महीने मंथली के अंदर इतनी ब्लीडिंग होती है, तो उनको तो ये अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये 5 चीज़ों का जूस, और 5 खजूर, 5 मुनक्का, 5 अंजीर, मुनक्का, खजूर, अंजीर, ये रोज़ लेना चाहिए। कोई ना कोई एक हरी सब्जी, चौलाई है, पालक है, मेथी है, बथुआ है, अलग अलग समय अलग अलग शाक सब्जियां मिलती है। शाक सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इन बेटियों की तरह कोई कठिन आसन कर ले, वही एडवांस योग, गर्भासन से लेकर के और अलग अलग आसन सब बेटियां कर रही हैं, सुप्त गर्भासन। तो ऐसे ये तो देखो, इन बेटियों को तो कोई कमी है नहीं, और इनको धूप में भी बैठाते हैं, इसलिए विटामिन डी की भी कमी नहीं है। मकई खिला देते हैं, B12 की कमी नहीं है। इनको मल्टीग्रेन्स खिला देते हैं, कैल्शियम की कमी नहीं है। इनको बीच बीच में गाजर का जूस भी पिला देते हैं, और वो फ्लैक्सीड और तिल कूट के खिला देते हैं, तो इनको कोलेजन की भी कमी नहीं है। तो लेडीज़ को जो ये कमी हो जाती है, वो इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें, जो मैंने अभी बताया। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बड़ी ईजी है। ये कठिन योग, ये एडवांस योग तो थोड़ा सबके लिए कठिन हो जाएगा। ये तो सरल सरल योग तो सभी कर लें। देखो, हलासन करने से भी पेट एकदम फंस। देखो हम कितना खाते हैं, खाया पिया हजम भी तो होना चाहिए ना। खाते हैं वह महत्वपूर्ण है, कितना पचाते हैं। तो जो खाएंगे उसका यदि पाचन अच्छा हो गया ना, पाचन अच्छा होने से फिर खून की कमी नहीं रहेगी। और माताएं बहनें जो बासी बहुत खा लेती है बचा हुआ, और कई बार चाय कॉफ़ी जो मेहमान आए बच गए उसको पी लेती है, उससे भी उनका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है। इन चीज़ों से भी माताओं को बचना चाहिए। बड़ी वाली बेटी ने अगर दूध रोटी छोड़ दी तो थोड़ा सा दूध रोटी टिका लेती हूँ, छोटी वाली ने ओट्स छोड़ दिया तो ओट्स टिका लेती हूँ। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये सारे हल्के खाने होते हैं, इसे मैं निपटाती चलती हूँ। चाय कॉफ़ी नहीं पीते हो, नहीं। बासी भोजन नहीं करते, वो तो बच्चों का झूठा नहीं होता है, वो ठीक है, वो खा लिया। स्वामी जी, बात विटामिन डी की भी कर लेते हैं, क्योंकि विटामिन डी की कमी आमतौर पर हमारे जैसे नौकरी पेशा लोग जो दिन भर स्टूडियो में रहते हैं, हालांकि हम लोगों को तो ये मौका भी मिलता है, हम लोग खूब फील्ड में रिपोर्टिंग भी करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनका सिस्टम के सामने बैठकर काम है, विटामिन डी की कमी से उनकी धीरे धीरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट रही है, और इसकी वजह से वो धीरे धीरे जानलेवा बीमारी की गिरफ्त में आ रहे हैं। कमरों में बैठते हैं, सीटिंग जॉब्स जिनकी ज़्यादा हैं जी, हाँ, वो एकदम ठीक कह रहे हैं आप। विटामिन डी लंबे समय तक कम रहे तो कैंसर हो सकता है।
हो रहा है, हो सकता नहीं है। विटामिन डी लंबे समय तक कम रहे तो जो है जोड़ों में दर्द हो जाता है, इसलिए सूक्ष्म व्यायाम करने पड़ते हैं। अब इन बेटियों ने तो अपने सब जोड़ मजबूत बना रखे, इसलिए एडवांस योग कर रही है। तो जो इतना न कर सके तो ये हल्के ये सूक्ष्म व्यायाम यही करें और मिलेट्स का सेवन ज़्यादा करें। खाने में सबसे ज़्यादा अनाजों में कैल्शियम होता है। ये इसमें सिंघाड़े में, चौलाई में, जवार में, ये हमारे यहाँ पर जवार, बाजरा, रागी आदि पहले गरीब लोग खाया करते थे, एकदम मजबूत रहा करते थे। अमीर लोग बीमार रहते थे, हॉस्पिटलों में जाना पड़ता था वो। तो ये जो है वापस मिलेट्स के ऊपर आना पड़ेगा। और दूध दही में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है और उससे विटामिन डी भी अंकुरित में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, एक तो धूप में बैठा करें, दूसरा अंकुरित खाया करें। और शाकाहारियों को तो दूध दही से ही विटामिन डी, B12, कैल्शियम ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। एक आयरन को छोड़ करके आयरन साग सब्जियों से मिल जाता है। तो धूप का तो कोई विकल्प नहीं है। अब जिसको सिंथेटिक के बजाय नेचुरल लेना है तो देखो मैंने नेचुरल विटामिन डी, B12, बोन हेल्थ, आयरन कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, सिबकथोन आदि से, और फिर हमने ओमेगा भी, मोरिंगा भी, और ये अश्वगंधा और ये मल्टीविटामिन हमने च्युइंगम में भी दे दिया है। तो ये आजकल के यूथ की, यंगस्टर्स की डिमांड है। तो हम ऐसे नेचुरल विटामिन लें। जो सिंथेटिक विटामिन खाते हैं, डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि, वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। बॉडी के साथ जाके रिएक्शन करते हैं, पेट के साथ झगड़ा करते हैं। लीवर में तो कुछ चीज़ें जमी जाती है, कैल्शियम आदि और ये विटामिन डी आदि है, लीवर में जाके इकट्ठी हो जाती है, बड़ा बखेड़ा हो जाता है। फिर कपाल भाती करके और सर्वकल्प का काढ़ा पिला के लिवोगिर खिला के हमको निकालना पड़ता है, बस्ती करवा कर। स्वामी जी, ज्योत्सना, एक मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है, वो ज़रा मैं स्वामी जी से पूछ लूँ, फिर आप अगला सवाल लीजिएगा। स्वामी जी देखिए, आयुर्वेद को लेकर के लोगों में अब बड़ा लगाव बढ़ चुका है। लोग आयुर्वेद की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव लोगों का है। तो मैं सोच रहा था स्वामी जी, ये विटामिन ए, बी, सी और B12 और तमाम सारे डी, तो इनको आयुर्वेद की दुनिया में क्या कहा जाता है? मुझे लगा आप उसका कोई ऑल्टरनेट पूछेंगे। आयुर्वेद की दुनिया में ना इसको पोषक आहार की कहा गया है। ये इस तरह के नाम तो नहीं है। कई बार जो है ना, तत्व तो होता है, शब्द भेद होता है, तो तत्व का भेद नहीं है। हमारे यहाँ पर जो है जिसको तामसिक, राजसिक और अपथ्य, अभक्ष्य कहा है, उन पदार्थों में ये विटामिन की, न्यूट्रिशंस की उनसे डेफिशिएंसी होती है। तो आयुर्वेद में जिसको पौष्टिक आहार कहा है, हितहारा, मितहारा, अल्पहारा, शयनना नराह नतान वैद्याश्चिकित्सन्ति आत्मनस्ति चिकित्सका हितभूक मितभूक युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्न। तो ये आयुर्वेद में उसको पौष्टिक आहार करके कहा है। और वही पौष्टिक आहार, वही सात्विक आहार, वही ओज तेज को और अष्ट धातुओं को पुष्ट करने वाला आहार जो है ना, वही युक्त आहार है। बाकी अयुक्त आहार है जिससे ये मेल्ट्रिशन होता है। बिल्कुल स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात विटामिन B12 की करते हैं, क्योंकि B12 कम होने से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है, बैक पेन की परेशानी हो सकती है, B12 की कमी से याददाश्त की भी दिक्कत आती है। तो ये जो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनको कैसे दूर किया जाए? ये ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए B12 बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी में भी इसका योगदान रहता है। और ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर होने से मैं देखता हूँ 3 प्रॉब्लम कॉमन हो गई है। एक तो हाथ पैरों में झुनझुनी आती है, हाथ पैर सो जाते हैं, नमनेस। तो इसमें मोरिंगा तो बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमने ये मोरिंगा के टैबलेट ही जो है, जिसको म्यूजिक ट्री कहा जाता है, सहजना, इसकी सब्जी भी बनती है, इसका अचार भी बनता है। इसके पत्तों को भी पीस करके थोड़ा पानी में घोल करके इससे आटा लगा करके और उसको भी ऐसे ही आटा गोथने में भी प्रयोग कर लेते हैं। तो जिनको ज़्यादा ही कमी है तो ये इसका प्रयोग कर लेते हैं। जो हाथों पैरों में शून्यता आती है, फिर
आगे चल कर के जो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग होते हैं और न्यूरोपैथी होती है, उसमें इसकी बड़ी भूमिका है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की। तो शाकाहारियों को एक तो मकई से मिलता है, ये मोरिंगा से मिलता है। मोरिंगा इसका सबसे बड़ा, सबसे सस्ता स्रोत है। बाकी बहुत महंगी इसकी टैबलेट्स लोग ऑर्गेनिक और मोरिंगा करके, और सब मोरिंगा ऑर्गेनिक ही होता है, उसमें कोई किसी तरह के फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं होता। तो ये बहुत सरल सस्ता उपाय है मोरिंगा। बाकी मकई की रोटी खाएं, और जितने भी मिलेट्स हैं, जितने भी मोटे अनाज हैं, वो तो सब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को दूर करते ही सकते। और मोरिंगा इतना अच्छा होता है, फीडिंग मदर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, अच्छा पोषक जो है दूध वो बनता है जो बच्चे को भी फ़ायदा देता है। स्वामी जी, एक एक करके सारे वाइटामिन्स की बात हो रही है। वाइटामिन B12 अगर कम हो जाए तो मसल्स भी कमज़ोर होने लगती है। हाथ पैर में झंझनाहट, जिसका जिक्र अभी आपने भी कहा, तो हाथ पैर की झंझनाहट का उपाय किस तरीके से दूर किया जाए, और जिनकी मसल्स कमज़ोर हो रही अश्वगंधा जी, अश्वगंधा, शतावर, ये इसके लिए बेस्ट है। और हमने सभी तरह से अंदर से जो अंदरूनी कमजोरी आ जाती है, उसके लिए न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर हमने सबको दिया, इम्यूनोग्रिट क्वार्ट्स भी दिया हमने लोगों को। इसमें रिद्धि, वृद्धि, जीवक, रिश्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, अश्वगंधा, शतावरी, विदारी, कंदवाराही और बला बीज बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो ये जिनको भी ये दिक्कतें हैं, अश्वगंधा, शतावर या अश्वशिला, अश्वगंधा के कैप्सूल भी हम देते हैं, अश्वशिला भी देते हैं, ये इसके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और जिनके बहुत ही ज़्यादा मसल कमज़ोर हो जाएं, तो हमने कहा न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट कंटिन्यू खाएं, और थोड़ा दूध दही का सेवन ज़्यादा करें। खाली पेट 1 चम्मच घी खा लिया करें। घृत पान को हमारे यहाँ पर अमृत का है, जो सुबह उठ करके इसको पी लेते हैं, उनकी आईसाइट, उनका मस्तिष्क, उनके चर्म, उनके त्वचा, उनकी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ 100 साल तक एवर यंग रहते हैं। ये एक और उपयोग बताते हैं, खाली पेट 1 चम्मच घी खाना, जो पराठे के साथ और भी कई तरह से अलग अलग रूपों में घी खाते हैं, हलवा आदि बना करके, लड्डू, जलेबी, इमरती बना करके, उससे बेहतर है खाली पेट 1 चम्मच घी खा लो। उससे कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट आदि किसी भी तरह की चीज़ें बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है स्वामी जी, अब ABCDEFGH से आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा कैल्शियम पर आ जाते हैं। चूँकि कैल्शियम की कमी हुई नहीं कि जो हमारा पूरा कंकाल तंत्र है, हड्डियां हैं, वो कमज़ोर होने लगेंगी, दांतों में दिक्कत आ सकती है, दांतों की जी, तो हड्डियां का कमज़ोर होने का मतलब है, जाहिर है पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ख़तरे में आ जाएगा। तो यौगिक उपाय के साथ साथ कैल्शियम कहाँ ढूंढें, किस चीज़ में तलाशें? एक तो दूध दही सबसे अच्छा स्रोत है। मैं बोल रहा था सबसे अच्छा स्रोत कैल्शियम का ये है सिंघाड़े के आटे की रोटी और चौलाई की रोटी, सबसे ज़्यादा रिच कैल्शियम होता है उसमें। और जितने भी मिलेट्स है, रागी, बाजरा, जवार आदि सब। मंडूक आसन, योग मुद्रासन के साथ कपालभाति करें, इससे तो। और दूध दही जो खाते हैं वो हजम हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत दूध हजम ही नहीं होता। तो और लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद ले लें, जिनका हाजमा कमज़ोर है। द्राक्षासव, कुमारियासव या पुनर्नवारिष्ट पी लें। और जिनको खाया पिया हजम ही नहीं होता, तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है, तो कोलोग्रिट, कोटजारिष्ट, कोटज, घनवटी ज़बरदस्त है उसके लिए। तो एक तो कपालभाति, और ये जो मैंने बताया दूध दही खाओ। हरियाणा में तो बोला ही जाता है, देशों में देश हरियाणा, पूरा दूध दही का खाना। तो ये दूध दही खाओ और कैल्शियम सहित पूरे शरीर के सारे पोषक तत्वों को बढ़ाओ। एक आयरन को छोड़ करके दूध दही में सारा संपूर्ण आहार है। इसलिए बच्चा जब माँ का दूध पीता है उस समय सबसे ज़्यादा पुष्ट होता है। और ये हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है ना, फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, फिर ANA, एवियन, HLB27 की कमी, HLB27 बढ़ जाता है, फिर उससे एंक्लोजिंग स्पोराइटिस। तो फिर देते हैं दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गोकर। खाली पेट पिनानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि, उससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अश्वगंधा, अश्वशिला आदि। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाए ना, तो फिर
आदमी की ज़िंदगी ठहर सी जाती है। कार्टिलेज बहुत घिस रहे हैं आजकल लोगों की। कार्टिलेज घिसने में एक तो कैल्शियम कारण है और दूसरा प्रोटीन की डेफिशिएंसी। जो कार्टिलेज है प्रोटीन से बनते हैं, हड्डियों के बीच की जो गद्दी है ना, कुशन है, तो इसके लिए मदर्स सुपर फूड जो बच्चों के लिए ये सब अलग अलग प्रकार के, ये कैल्शियम के लिए ना सिंथेटिक चीज़ें ना लें। हमने आइसोवेदा से लेकर के वेव प्रोटीन से लेकर के ये सारे मदर्स फूड, सुपर फूड, बच्चों के लिए, मेंस के लिए, सब के लिए अलग अलग हमने प्रोटीन के भी सस्ते, सरल और नेचुरल प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक ये प्रोटीन भी उपलब्ध करा रखे हैं। वैसे प्रोटीन का भी सबसे अच्छा स्रोत जो है दालें हैं, सोयाबीन है और दूध है। अच्छा स्वामी जी, दूध और दही में भरपूर जो है कैल्शियम है, स्किन से रिलेटेड है। लेकिन कुछ लोग स्वामी जी चूने में कैल्शियम तलाश कर रहे होते हैं, ये ठीक है क्या? चौक में भी अरे ना तो चूना खाना चाहिए और ना किसी को चूना लगाना चाहिए। हाँ, स्वामी जी बच्चों को भी खिलाते हैं, छोटी वाली चौक की खा लीजिए। चूना लगाने से दूसरों का अहित करते हैं और चूना खाने से अपना अहित करते हैं। कुछ लोग पान में थोड़ा चूना लगाते हैं, वो मतलब कितना आधा ग्राम और कुछ तो चम्मच भर भर के ऐसे घोल घोल के पी रहे बावड़े कहीं के। ये ठीक नहीं है। कैल्शियम होता है चूने में, ये बात सच है, लेकिन वो जो जिस तरह से ठीक है पानी को में भिगो करके फिर जो आधा ग्राम तक आपने खाया वहाँ तक तो ठीक है। ये जो चम्मच की चम्मच खाए जा रहे हैं ना और ज़्यादा ही चूना खाए जा रहे हैं, फिर उससे आपने देखा होगा दांत भी खराब हो जाते हैं, आंतें भी खराब हो जाती हैं, पेट भी खराब हो जाता है, उससे पेट में गर्मी पित्त पैदा हो जाता है, लिवर भी गड़बड़ हो जाता है जी। तो इसलिए ये वाला जो चूना है ये ठीक नहीं है। ना चूना खाएं ना चूना लगाएं। स्वामी जी, शरीर के लिए एक और जरूरी न्यूट्रिशन है, उसकी भी बात कर लेते हैं। विटामिन ए, जिसकी कमी से आंखें कमजोर होती हैं। अब विटामिन ए की कमी पूरी करने के लिए नेचुरल सोर्स क्या है? सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स है इसके लिए गाजर। इसलिए गाजर जब नेचुरली तो सर्दियों में होती है और वो 6 महीने से लेकर के 8 महीने तक स्टोर रहता है। तो अब तो 12 महीने मिलने लग गई गाजर, लेकिन बहुत अधिक तादाद में और सस्ती मिलती हैं अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक, मार्च तक। तो 5-6 महीने अच्छे से गाजर खा ले, फिर 5-6 महीने विटामिन ए वो बॉडी उसको प्रिजर्व करके रख लेती है, तो दिक्कत नहीं होगी। बाकी ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो आईग्रिट ड्रॉप का हम सेवन कराते हैं, अमल के रसायन, वैसे आंवला एलोवेरा जूस पिला देते हैं। और विटामिन के की कमी हो जाए तो फिर ब्लड रुकता नहीं है, तो उसके लिए भी सप्ताह में कम से कम एक बार ये मकई की रोटी खा लेनी चाहिए। सप्ताह में एक बार जौ की रोटी खा लेनी चाहिए, किडनी गड़बड़ नहीं होगी। सप्ताह में एक बार बाजरा खा लेना चाहिए, आयरन आदि की कमी नहीं होगी। एक बार रागी, एक बार बाजरा, एक बार मकई, ऐसे ये सब चीज़ें खाए ना। और मल्टीग्रेन आटा, फिर ये दालें भी, एक दाल नहीं, तेल भी घर में कम से कम 5-7 तरह के रखने चाहिए। अलग अलग तेलों में अलग अलग तरह का पोषण है। नारियल में एक दिन, नारियल में एक दिन, सरसों में एक दिन, तेल में एक दिन, जो है ग्राउंडनट में एक दिन, जो है इसमें ये राइस ब्रान ऑयल में किसी दिन, सन सोया, ऐसे अलग अलग जो तेल है ना, ये बहुत ज़रूरी है। एक तरह का तेल, एक तरह की दालें। अब उत्तर प्रदेश वाले उड़द की दाल पर सोटा घुमाते रहते हैं, घी डाल के इतनी उसको गरिष्ठ बना के खाते हैं। उधर दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत में देखता हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि में तुवेर की दाल वो ज़्यादा खाते हैं, कई मलका ज़्यादा खाते हैं। बीमार लोग तो मूंग खाते हैं, मूंग की दाल भी छिलके वाली। धुली हुई दालें कभी नहीं खानी चाहिए। धुली हुई दालें, धुला हुआ राइस ब्राउन के साथ ले, तो ये ब्राउन राइस कहाँ खाते हैं लोग? ये तो हमारे खाने पीने में भी हमने गड़बड़ कर दी। पहले तिल और फ्लैक्सीड आदि खाते रहते थे तो ओमेगा की कमी नहीं होती थी। आजकल ओमेगा के लोग, अब ये कैप्सूल खाना पड़ता है लोगों को। हमने भी ये जो है डेली एक्टिव, डेली एनर्जी, ओमेगा आदि दिए। क्यों? पहले फ्लैक्सीड खाते थे लोग, तिल खाते थे, तो इनकी कमी नहीं होती थी और कोलेजन की भी कमी नहीं होती थी। ये नहीं तो फिर चमड़ी पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं।
तो उनके लिए तो हमने कोलेजन प्रास शाकाहारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो लोग चमड़ी से और जो सुअर की और उसकी मछली की चमड़ी से तैयार करते थे। कोलेजन प्रास हमने दे दिया। च्यवनप्राश का भी पाक है ये। बाकी च्यवनप्राश ये तो सुपर फूड है ही, बादाम पाक। और अच्छा स्वामी जी, एक चीज इसमें और बता दीजिए, जो है अमृत रसायन, ये जो चावल की माड़ फंसा दी जाती है, उसका स्टार्च निकाल दिया जाता है, ये ठीक है या स्टार्च के साथ ही चावल का इस्तेमाल करना चाहिए? ना, ये मांड निकाल करके चावल कतई नहीं खाने चाहिए। मांड निकालने से तो मट्ठ हो बोले तो भाई मट्ठ बिगड़ गया, तो ये गड़बड़ हो गई। ये मांड निकाल कर जो चावल खाते हैं ना, ये बहुत गलत है। पूरा दक्षिण भारत, पूरी दुनिया में जहाँ चावल खाए जाते हैं, मांड उसी के अंदर लोग रखते हैं। ये खिले खिले चावल खाने वाली एक फैशन सा हो गया है, ये बहुत गलत है। चावल में अलग अलग तरह की वैरायटी है चावल की। जितना चावल उससे 1.5 गुना पानी डाल दें और 2 सीटी लगा देते हैं, उससे बढ़िया चावल बनते हैं। और मैंने ये प्रयोग बहुत किया हुआ है। और बिहार में हार्ड चावल होते हैं तो 2 गुना, तो बिहार में 1.5 से 2 स्वामी जी गुना से चावल बोलते डालें, हैं, उसी के अंदर चावल रहने तो 1 चम्मच घी और डाल दे तो क्या स्वादिष्ट चावल बनता है। मैं कहना ही चाहती हूँ स्वामी जी, इसे कहते हैं मैडम। बिहार में मड़ फटका। और ये जो है खाने से पेट में अगर किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है, मड़ फटका खाइए या माड़ भात खाइए, पेट जो है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, वापस से अपनी ओरिजिनल टेम्परामेंट पर आ जाता है। स्वामी जी, एक और विटामिन की बात कर लेते हैं। दही के साथ और छाछ के साथ खा लो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। जी स्वामी जी, विटामिन ए की कमी अगर हो जाए तो बच्चों के ग्रोथ पर भी तो असर पड़ता है। इसलिए जो बच्चे डेफिशिएंसी के शिकार हैं, उनकी हाइट और ओवरऑल ग्रोथ अच्छी हो, इसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? देश का हर बच्चा आपके गुरुकुलम की तरह हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। करें बेटियों ने, कठिन कठिन आसन तो बहुत कर लिया। चलो बेटियों, शीर्षासन करो, सर्वांगासन करो, हलासन करो। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये पूरा पैकेज करो। चलो सर्वांगासन, कुछ सर्वांगासन करो, कुछ हलासन करो, कुछ चक्रासन करो, कुछ पश्चिमोत्तानासन। ये तो भूनमनासन ही कर देती है सीधा। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन और ये ताड़ासन बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए अच्छा है। बच्चों को दूध दही अच्छा दिया करें। आजकल तो हॉर्लिक्स, कॉम्प्लॉन और बॉर्नवीटा या अलग अलग प्रकार के पोषक आहार के नाम पर डब्बा बंद जो पदार्थ खा रहे हैं, ये सब घपलेबाजी है। हमारे हनुमान जी, शिव जी कितने बलवान थे, उन्होंने कॉम्प्लॉन खाया था और नेक्स्ट बॉर्नवीटा लिया था। स्वामी जी, हम उल्टे रटके हुए तो आप हंसा रहे हैं। तो ये जो है वापस अपने मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। तो जितना मुमकिन हो कोशिश कीजिए कि नेचुरल सोर्स से तमाम विटामिन तलाश कीजिए, प्रोटीन तलाश कीजिए। चलिए, कहीं कोई मुश्किल हो गई है, कहीं सफ़र में जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह फंस गए हैं कि डिब्बा बंद की ज़रूरत है, उतनी छूट स्वामी जी ने आपको दे रखी है, लेकिन कोशिश कीजिए कि नेचुरल सोर्स से आपको ये सारी चीज़ें हासिल हो जाएं। स्वामी जी, हम शरीर में विटामिन मिनरल की कमी को दूर करने की आज बात कर रहे हैं, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद शरीर में कई तरह की डेफिशिएंसी होने लगती हैं, कई तरह की चीज़ें बॉडी में कम होने लगती हैं और बढ़ती उम्र के साथ शरीर में न्यूट्रिशन भरपूर एनर्जी देते रहें, इसके लिए उम्र दराज, जिनकी उम्र बढ़ रही है, उनको और क्या क्या करने की ज़रूरत है? उनको ज़ाहिर है एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी होगी। तो वो एक गाजर की जगह 2 गाजर खाएं। हमारे सुपर फूड कहा जाता है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स है ना, 2-2, 4-4, ये मुनक्का, अंजीर, खजूर, फिर अलग अलग प्रकार के जो मगज बोलते हैं ना, इनका सेवन करना चाहिए। 2-2, 4-4 ही लें, ज़्यादा नहीं। कुछ तो पूरा इतना ऐसे कटोरा भर करके नहीं खाना ड्राई फ्रूट्स का, 2-2, 4-4 खाएं। हाँ, ऐसे तो ये थोड़ा थोड़ा ये खाते रहें। हमारे बच्चे यही खाते रहते हैं। क्या ज़बरदस्त एक्शन में है ये बच्चे हैं। इधर भी दाई तरफ भी, बाई तरफ भी। इधर आओ बाबू, आज आप लोग कुछ ज़्यादा ही कर लिया, अब आप लोग ये खाओ। अब ये खाओगे तो पोषण पूरा मिलेगा, सबको बांट दो। हाँ,
बांट के खाना चाहिए, केवला भवती केवलादि। तो देखो बुढ़ापे में एक तो थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, थोड़े थोड़े फ्रूट्स खाने चाहिए। और हमारे यहाँ पर जो किनोवा है उसको सुपर फूड बोला जाता है, बाजरा रागी को सुपर फूड बोला जाता है। किनोवा भी फैशन में सुपर फूड बोला जा रहा है। ड्राई फ्रूट्स जो है सुपर फूड। हमारे यहाँ च्यवनप्राश, ये अमृत रसायन, ये बालप्राश, इधर आओ बाबू आप लोग खाना यहाँ बालप्राश, ये हर ऋतु में खाया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं च्यवनप्राश, अमृत रसायनी, बालप्राश ये खाली सर्दियों में खाया जाता है। तो बुजुर्ग लोगों को, बूढ़े च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खाया था ना, तो ये च्यवनप्राश और ये अमृत रसायन ये ठंडा है, ये जिनकी कफ की प्रकृति है उनको, और ये जिनकी पित्त की प्रकृति। तो उम्र दराज लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए और घर के दूसरे लोगों को भी उनका ख्याल रखना चाहिए जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। और इसलिए भी उनका ख्याल रखिए कि उनके लगाए पेड़ों की छांव में आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, और हर उम्र के लोगों को पेड़ भी लगाना चाहिए। स्वामी जी अब बारी है एक पौधा सेहत के नाम। एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी आज कौन सा पौधा लगने वाला है? पाचन को अच्छा रखने वाला लगा रहे हैं। एक तो आंवला है जिससे विटामिन सी मिलता है, और एक है ये भूमि आंवला, ये बड़ा जबरदस्त है। इसमें छोटे छोटे, अभी हमारे कैमरामैन को क्लोज करके दिखाना पड़ेगा, ये छोटे छोटे इसके नीचे आंवले जैसे लगे हुए हैं, इसलिए इसको भूमि आंवला कहते हैं। ये भूमि आंवला लीवर को इतना स्वस्थ बना देता है, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फाइब्रोसिस, और जिनको भूख नहीं लग रही उनको भूख नहीं लगती, तो ये अपने घरों में ही लगा लें भूमि आंवला। आगे हम पुनर्नवा मकोई के बारे में बताएंगे। ये खिला करके तो हमने पूरी दुनिया के जो डॉक्टर, पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया, WHO नहीं कर पाया। फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस का इलाज, लिवर फेलियर को हमने बचा दिया। 50 लाख रुपए लिवर ट्रांसप्लांट कराने के लगते हैं, वो बच जाएंगे जो भूमि आंवला का सेवन करेंगे। आगे हम पुनर्नवा मकोई के भी गुण बताएंगे, और हमारा संकल्प है एक भी व्यक्ति को लिवर ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े, एक भी व्यक्ति को किडनी ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े। ये आयुर्वेद की विरासत ऋषियों से हमने पाई है। वह हम इंडिया टीवी पर एक पौधा एक पेड़ सेहत के नाम इस अभियान में हम बताते रहते हैं। इनके गुणधर्म अपने घरों में जरूर ये पौधे लगाएं। ठीक है स्वामी जी, अब अगले मिशन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्योंकि एक और मिशन हमारा है स्वामी जी जो फैक्ट चेक का है, लोगों को गलत चीज़ों से बचाना, झूठी बातों से बचाना। एक दावा स्वामी जी सोशल मीडिया पर यह किया जा रहा है कि सिर दर्द होने पर सिर दर्द की दवा लेने के बजाय 10 से 12 बादाम खा लें और इससे सिर दर्द छू मंतर हो जाएगा। ये दावा सही है या गलत है? एकदम सही दावा है कि बादाम पीस करके खा लें, और रोज सुबह सुबह खा लें तो सिर दर्द होगा ही नहीं। बादाम और अखरोट दोनों भी खा सकते हैं, नहीं तो अकेला बादाम भी इसमें पर्याप्त है। और बादाम रोगन, बादाम का जो तेल है वो नाक में और डाल लें तो परमानेंट इलाज हो जाता है सिर दर्द का। और जो पेन किलर खाते हैं हम सिर दर्द के लिए, धीरे धीरे उससे हमारी मेमोरी लॉस होता है, और उससे भूलने की बीमारी, और आजकल तो बहुत ज़्यादा खतरनाक रोग एपिलेप्सी से लेकर के और डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसे रोग, पार्किंसन जैसे रोग हो रहे, उससे भी बच जाएंगे। तो ये दावा सही है, एकदम भ्रामक नहीं। तो चलिए ये दावा ठीक है, बादाम खाइए और अपना सिर दर्द दूर भगाइए। स्वामी जी अब बारी है योग चैलेंज की। स्वामी जी आज का चैलेंज दे दीजिए आप। आज का चैलेंज है पूर्ण चक्रासन। पूर्ण चक्रासन आज का चैलेंज है, और खड़े होकर के कर लेते हैं। बच्चे तो इजीली कर लेते हैं, बड़े भी करने लग गए। धीरे धीरे हाथों को जगहों से ऊपर उठाया, पीछे मुड़ गए, और पीछे इतना झुक जाते हैं कि कोशिश करते हैं पीछे नितंब के पास घुटनों के ऊपर तक ऐसे सिर आ जाता है। तो पूर्ण चक्रासन ये कल का चैलेंज है, और बीमारियों के चक्रव्यूह और संसार के चक्रव्यूह से निकलने के लिए योग का ये चक्रासन सुदर्शन चक्र की तरह काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।